कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ये लिख है। और जब ये दोनों जलता है ना, तो यहाँ पर जो ये वाटर निकलता है वो भी गैस के फॉर्म में निकलता है, इसलिए हम इसको भी जी लिख देते हैं। ठीक है। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज यहाँ पर एक्वस रहेगा, ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि हम तो चीनी जाता है बॉडी में घुल जाता है। ठीक है। और तो एक्वस हो गया, और ये हो गया गैस, ये भी गैस है। और यहाँ पर भी वाटर गैस होगा, क्योंकि गैसियस स्टेट में ही प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हम इसको एल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ये बनता है, तो बॉडी के अंदर गैस नहीं बनता, यहाँ गैस बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से और इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हो गया बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस। इसमें हम क्या बताया कि हीट एनर्जी जो है रिलीज हो रहा है। अब ऐसा भी तो इक्वेशन है जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब उस तरह के इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग जो है और भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हीट एनर्जी आएगा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। अब जो है, अच्छा अभी हम लोग जो पढ़े थे लास्ट वाला बायोलॉजी में पढ़े हुए एक वर्ड रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन। ठीक है। ये जो रेस्पिरेशन होता है ये सेलुलर लेवल पर होता है। वो जो हम लोग रिएक्शन अभी लिखे थे ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। C6H12O6 प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्योंकि ये रिएक्शन बाहर में थोड़ी होता है, ये रिएक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, है ना। सेल में ग्लूकोज भी पहुंचता है, ऑक्सीजन भी पहुंचता है। सेल के पास दोनों चीज़ पहुंचता है, ग्लूकोज भी पहुंचता है, ऑक्सीजन भी पहुंचता है, और वहाँ सेल के अंदर ये रिएक्शन होता है। इसलिए इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं जिसमें कि हम लोग ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? सेल के पास होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो कोई पूछेगा कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है कि नहीं, तो बता देना है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल के पास होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है। रेस्पिरेशन होता कहाँ है? सेल के पास होता है। सेल में क्या क्या होता है कि वहाँ सेल के पास ग्लूकोज भी पहुँचता है, और सेल के पास ऑक्सीजन भी पहुँचता है। वहीं सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन में रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसीलिए जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो तुरंत बताना है कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। इट टेक्स प्लेस एट द सेल लेवल वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ वन अनदर। ठीक है। तो ये याद रखना है, इसलिए इस प्रोसेस को हमने तुमको रिमाइंड करवा दिया। ठीक है, वो छूट गया था, रिमाइंड करवा दिया। ओके।
अब हम लोग ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब जैसे कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ये हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस, याद रखना है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन एटम बोलना होगा, नाइट्रोजन एटम लिखना पड़ता है, बिना लिखे हो जाता है गैस। ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, तो इसीलिए फिजिकल स्टेट एक तो मेंशन हो जाएगा कि जी लग जाएगा, इसमें जो है जी लग जाएगा, ये भी गैस है तो जी लग जाएगा। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा जो है ये एनर्जी रिलीज नहीं करता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए लेफ्ट साइड में हमको लिखना पड़ेगा एनर्जी प्लस हीट, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसमें ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी इसको सप्लाई करना पड़ेगा। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, N2G ऑक्सीजन गैस हो गया, और एरो के ऊपर हम हीट लिखते हैं, एरो के ऊपर हीट लिख देते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, एरो के ऊपर हीट लिखा रहेगा मतलब कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? इसके अलावा और एक तरीका है जो लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब होता है तो उसको इंडिकेट किया जाता है। सिर्फ यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया गया, इसका मतलब हुआ कि ये हीट किया गया, इसको हीट एनर्जी सप्लाई किया गया है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। हीट लिखना नहीं जरूरी है, इस तरह का ट्रायंगल बना दिया, इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। ठीक है, इस तरह का डेल्टा साइन एरो के ऊपर हम बना दिए, इसका मीनिंग है कि इस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। तो ये तीन तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, हीट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन को तीन तरीके से। पहला तरीका है हीट एनर्जी को लेफ्ट साइड प्लस करके लिखेंगे, दूसरा तरीका है कि एरो के ऊपर हीट लिख देंगे, तीसरा तरीका है कि एरो के ऊपर ट्रायंगल साइन दे देंगे जिसको हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं। तो ये तीन तरीका है जिससे कि इक्वेशन हम लोग इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, इसके अलावा और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको मार्बल भी बोलते हैं, है ना, जिससे ताजमहल बना हुआ है। हम जब पुताई कर देते हैं दीवार का तो दीवार उजला उजला दिखता है, क्योंकि वो दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट डेवलप हो गया, मतलब मार्बल डेवलप हो गया, इसलिए उजला उजला वो दिखता है। ठीक है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे। ठीक है, प्लस हीट, तो ये दो दो प्रोडक्ट दे देगा, ये टूट जाएगा, बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हुआ हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम जानते ही हो, इसको हम जी लिखते हैं। ये हो गया हमारा सॉलिड में बनता है इसलिए सॉलिड, ये भी सॉलिड है इसलिए सॉलिड। ठीक है, तो इसको भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये दोनों तरीका है, CaCO3। ठीक है, हीट लिख देंगे, इधर हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CaCO3, इसके ऊपर जो है हम ये दे देंगे रेक्टेंगल साइन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ S लिखेंगे, यहाँ भी S लिखेंगे, यहाँ भी S लिखेंगे, यहाँ भी S लिखेंगे, ये G हो गया, ये G हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब होता है तो हम उसको जो है लेफ्ट साइड में लिखते हैं, या एरो के ऊपर हीट लिख देते हैं, या एरो के ऊपर जो है ट्रायंगुलर साइन बना देते हैं जिसको हम लोग डेल्टा भी पढ़ते हैं। ठीक है,
आई बात समझ में। और ये सब को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ना, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, रिलीज नहीं होता। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यानी एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ता है उस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देख रहे हो कि हम लोग यहाँ पर भी दो एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों में हीट एनर्जी सप्लाई किए हैं तभी प्रोडक्ट बना है, हीट एनर्जी सप्लाई किए हैं तभी प्रोडक्ट बना है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ हीट एनर्जी ही नहीं, कोई सी भी तरह का एनर्जी अगर हम सप्लाई करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इस दोनों को रिएक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में? क्या सप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एनर्जी सप्लाई करते हैं ना, उसको हम ऊपर में लिखते हैं ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तब वाटर बनता है। ये भी एंडोथर्मिक हुआ क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है, इसको तो सनलाइट दे देते हैं, सनलाइट। ठीक है, तो जो है सिल्वर और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में खाली हीट एनर्जी होने से नहीं हो जाता है, सिर्फ हीट एनर्जी होने से ही हम सिर्फ एंडोथर्मिक नहीं बोल देते हैं। एंडोथर्मिक में किसी भी तरह का एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रहा है रिएक्शन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए बोलते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन 3 तरह का होता है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन 3 तरह का क्यों होता है? जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ना, उसका नाम अलग है। ठीक है, उसका नाम अलग है। जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको उसका नाम अलग है। ठीक है, और जिसका ये लाइट एनर्जी होता है उसका नाम अलग है। ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो हीट से डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिकलाइसिस हो गया, ठीक है, और फोटोलिसिस हुआ। 3 तरह का हुआ। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, तो ये थर्मल रिएक्शन हो गया क्योंकि हीट एनर्जी का हुआ, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इन्वॉल्व हुआ। इसमें सनलाइट है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो गया, और थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, ये हो गया, ये दोनों थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो गया। ये दोनों जो है क्या हो गया? थर्मोकेमिकल, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और इसमें जो है लाइट एनर्जी इन्वॉल्व है जिसको बोलते हैं हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो 3 तरह का क्या हो गया? क्या? थर्मोकेमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और अगर सनलाइट इन्वॉल्व है तो हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है 2 तरह का पढ़ लिए, 2 तरह से हम लोग पढ़ लिए कि रिएक्शन को कैसे जो है मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। रिएक्शन देख के पता चल जाता है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है कि रिलीज हुआ है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है ना। फिजिकल स्टेट से पता चला कौन कौन स्टेट में सब है, और रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है ये भी पता चलता है इससे। ठीक है, तो इतने तरह का इंफॉर्मेशन है। और एक तरह का इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके।